कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर सुने। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। करीब आधे घंटे बाद जब अरण्य का बुखार कुछ कम हुआ तो उसने कुनमुनाते हुए अपनी अधखुली आंखों से सामने देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। आर्या उसके सिरहाने बैठी थी। नारंगी रंग की कुर्ती और ब्लैक जींस, बालों की पोनी बनाए हुए वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेहरे पर उसकी चिंता थी। अरण्य को जागते देख वो हड़बड़ाकर तुरंत ही बिस्तर से उठ गई। आर्या, अरण्य ने कहा और बैठ गया अपनी जगह पर। हमें नहीं रहना इस कमरे में, वो भी आपके साथ तो बिल्कुल नहीं। बस बाईसा ने भेज दिया, वो उसके और कुछ कहने से पहले ही तुनकती हुई सी बोली। एक हल्की सी मुस्कुराहट अरण्य के चेहरे पर आ गई थी। उसका एक कमरा जिसमें वो आना ही नहीं चाहता था, जैसे महक उठा था आर्या के आने से, उसकी आवाज़ से। जब वक्त और तकदीर ने एक बार फिर से सामने खड़ा किया है तो इसे बेवजह तो नहीं जाने दे सकता। बस कुछ वक्त रह लीजिए, फिर तो वैसे भी आपको हमारे साथ नहीं रहना। आप अपने मुताबिक हर फैसला कर सकती हैं, अरण्य ने कुछ गंभीरता से कहा तो आर्या उसकी तरफ देखने लगी। भूख लगी है आपको, जाकर कुछ खा लीजिए, अरण्य ने उसे खुद को देखता पाकर कहा, जिससे आर्या की आंखें बाहर होने को हो गई। ये शख्स आज भी बिल्कुल वैसा ही था, बिना उसके कहे सब कुछ समझ जाने वाला। हाँ, आर्या को भूख लगी थी और अरण्य ने उसे नज़र भर देखते ही ये कह भी दिया था। हमें भूख नहीं लगी, समझे आप, वो ताव में आकर बोली और नाराज़गी से अपने बैग से बुक्स निकालते हुए उन्हें लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गई। मत करिए अब ऐसा, हम जानते हैं कि आप बेहद ही समझदार हैं, लेकिन आपकी हर समझदारी हमें मजबूरी लगती है, उस बात को सोचकर जो आपने हमें खुद से दूर करने के लिए बोली थी। वो बालकनी में बैठे हुए तिरछी नज़रों से अंदर देखते हुए मन ही मन बोली, पता नहीं कब समझेंगी आप हमें, या फिर हमेशा गलत ही लगेंगे हम आपको। अरण्य ने एक नज़र उस पर डालते हुए कहा और फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इधर आबृति शाम को अपने कपड़े तय करके रख रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर विशाल का नाम देखते ही वो मुस्कुरा पड़ी और फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, आप तो वहाँ जाते ही हमें भूल चुकी हैं, एक कॉल तक नहीं आया आपका, वो शिकायत करता हुआ बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपके बारे में ही अभी सोच रहे थे। वो तो बस आज आर्या आ गई हैं तो फिर उनके साथ बैठ गए, काफ़ी देर तक तो टाइम ही नहीं मिला कॉल करने का, आप नाराज़ मत होइए। नाराज़ कौन होगा, इतनी खूबसूरत राजकुमारी को पाकर, वो शरारत से बोला तो आबृति हंस पड़ी। बातें बहुत आती है आपको, ये बताइए कि ऑफिस से आ गए या नहीं। रास्ते में हूँ, सोच रहा हूँ सीधे आपके पास ही आ जाऊँ। ड्राइव कर रहे हैं? तो क्या हो गया, आप फ़ोन रखिए पहले, इतना भी कुछ ज़रूरी नहीं है, ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। कितनी बार बोल चुके हैं हम कि गाड़ी चलाते हुए कॉल मत किया कीजिए, लेकिन अनय आप कभी नहीं सुधर सकते। वो एक ही बार में बिना रुके बोलती चली गई और अपनी बातों में अनय के नाम का एहसास होते ही उसने अपने होठों को दांतों के बीच कसकर दबा लिया और आंखें बंद कर ली। सॉरी, कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीमे से कहा, क्योंकि उसकी बात सुनने के बाद विशाल कुछ बोला ही नहीं था तो वो परेशान हो गई। ठीक है, घर पहुंचने वाला हूँ, रखता हूँ कॉल, कहकर विशाल ने कॉल कट कर दी। अनय, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें कहीं ना कहीं हर्ट कर ही जाते हैं। विशाल की कॉल कट होने के बाद वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बैठी ही थी कि उसे कुछ देर बाद कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी नज़रों को उठाया तो मुस्कुराता हुआ विशाल उसके बिल्कुल करीब बैठा था। आप, वो आंखें बड़ी करती हुई बोली। क्यों नहीं आ सकता क्या, भाई इकलौता दामाद हूँ इस घर का, सेवा कराने का कुछ फर्ज तो मेरा भी बनता है, वो हंसता हुआ बोला। आवृत्ति बिना किसी देरी के उसके सीने से लिपट गई। विशाल ने भी उसे अपनी बाहों में प्यार से भर लिया। आई एम सॉरी, हम उनका नाम लेकर आपको हर्ट, वो उसके सीने से लगी हुई इतना ही बोल पाई थी कि विशाल ने उसे टोक दिया। जिंदगी हो मेरी और मेरी ज़िंदगी को मेरे सामने अपनी हर बात रखने का पूरा हक है, समझी। ज़रूरी नहीं कि बस हर बार मेरा ही साथ दो, जो मैं चाहूँ वही करो।
अनस से मुझे कोई प्रॉब्लम ना पहले थी ना अब है, तो आप इतना सोचना बंद कीजिए। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, एक अहम हिस्सा है। आवृत्ति, उसे एकदम से खुद से दूर करने को कभी नहीं कहा मैंने। पहला प्यार है अनय आपका, और आपकी लाइफ में हमेशा उसकी जगह रहेगी। मैंने तो सिर्फ अपनी जगह बनाने की कोशिश की है आपकी ज़िंदगी में, उसकी जगह हटाकर नहीं। वो उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला। एक सुकून सा उतर आया था आवृत्ति के जहन में। कितना ही समझदार था विशाल, और उससे कितना प्यार किया करता था। ये अरण्य कहाँ रह गया? आज कितना काम लेकर बैठा है जो एक बार के बाद दिखा ही नहीं रूम से बाहर। डिनर के टाइम उर्मिला जी ने कहा। आर्या भी डिनर के लिए आई हुई थी। बड़ी माँ भाई सा, तो आवृत्ति कहने को हुई कि तब तक विशाल और अरण्य बात करते हुए सीढ़ियों से आते हुए दिखे, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा दी। कितने लंबे टाइम बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारा परिवार पूरा हो गया है, वरना बच्चों के बिना तो कितना भी बड़ा घर हो काटने को दौड़ता है। जैसे उर्मिला जी अंकेश जी से बोली। अरण्य और विशाल भी आकर अपनी जगह पर बैठ गए। अरण्य आर्या के बगल में बैठा था। उसके बैठते ही वो उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? विशाल ने उससे सवाल किया। कुछ नहीं जीजू साहब, वो हमें अभी याद आया कि कल एक असाइनमेंट सबमिट करना है हमें कॉलेज में, और वो अभी कंप्लीट भी नहीं है, और अगर हम खाना खा लेंगे तो फिर नींद की वजह से लिख भी नहीं पाएंगे, वो बहाना करते हुए बोली। अरण्य से शायद कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी थी उसकी, और हो भी क्यों ना। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको अभी नहीं खाना तो थोड़ी देर बाद ध्यान से खा लेना फिर। अंकेश जी के कहने पर उसने सिर हिलाया और चली गई। सब ठीक तो हो जाएगा ना आवृत्ति? अरण्य बहुत प्यार करता है उनसे। ऐसा लगता ही नहीं कि आर्या अब इस घर में आ चुकी हैं। पहले भी 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई थी। कितनी खुश रहती थी वो, कितना बोलती थी, और अरण्य के साथ उनकी बॉन्डिंग भी कितनी प्यारी थी। डिनर के बाद विशाल ने आवृत्ति से कहा, सब सही हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ भले हैं, लेकिन प्यार भी उतना ही है। और अब जब इतने टाइम बाद साथ हुए हैं तो नाराज़गी भी बाहर आनी ज़रूरी है, वो बोली। अगली सुबह अरण्य की करीब 7 बजे आँख खोली। उसने देखा आर्या लगभग रेडी हो चुकी थी। ब्लैक जीन्स जिस पर लाइट ग्रीन टॉप और वाइट अप्रोन पहना हुआ था उसने, और बालों की पोनी बना रखी थी। इस वक्त लिपस्टिक लगा रही थी। अरण्य की तो नज़रें ही उस पर से नहीं हट रही थी। शायद इससे अच्छा उसके लिए और कोई नज़ारा नहीं हो सकता था। आर्या ने जब मिरर में उसे खुद को देखता पाया तो एक पल के लिए धड़कने जैसे बंद ही हो गई। वो उसकी तरफ अब कुछ घूरते हुए पलटी तो अरण्य हड़बड़ा गया। आर्या ने बिना कुछ बोले सोफे से अपना बैग उठाया और बाहर निकलने को हुई कि वो बोल पड़ा, इतनी जल्दी तो आपके कॉलेज का टाइम नहीं है। कुछ भी हो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप हमारे कुछ भी नहीं हैं कि हम आपको एक एक बात बताएं, वो नाराज़गी से बोली और वहाँ से चली गई। अरण्य ने अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर ली और एक गहरी सांस छोड़ते हुए खुद भी उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो रेडी होकर नीचे आया तो देखा सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। उसने अपने ड्राइवर से पूछा, छोटी मैडम को ड्रॉप करने क्यों नहीं गए? अब क्या ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें? नहीं साहब जी, मैडम जी तो एक लड़के के साथ गई, कोई उन्हें लेने आया था। अरण्य अब उसकी बात सुनकर शांत हो गया। अर्थ का ख्याल उसे आया और मुट्ठियाँ कुछ कस सी गई, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह खुद को शांत रखा और गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं ये आप। पहले आपको नहीं पसंद आता था ना कि कोई हमारी तरफ देखे भी, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकती हैं आर्या? कैसे? आपको वो लड़का इतना सही लगता है और हम इतना गलत कि आप हमसे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझती? वो उदासी से बोलते हुए सीट से सिर झुका चुका था। इधर आर्या अर्थ के साथ एक कैफ़े में बैठी चाय पी रही थी और अर्थ उसे घूर रहा था। तू पागल हो रखी है मुझे लगता है। अपना दिमाग मत दौड़ा, ठीक? हम पागल हैं तो हम ऐसे ही ठीक हैं, नहीं चाहिए हमें कोई समझदारी। आर्या, जब तू इतना ही चाहती है उसे तो मैं नहीं चाहती किसी को, और ख़ासकर उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। बस 28 डेज और बचे हैं वहाँ रहने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक वहाँ है उनका हक बनता है तेरे बारे में हर बात जानने का, और तू उन्हें बिना बताए चली भी आई मेरे साथ। आर्या यार, तू कोशिश तो करके देखे एक बार, क्या पता कोई मजबूरी रही हो उनकी भी।
अगर तुझे इतना ही शौक चढ़ा है उनकी वकालत का तो जाके लॉयर ही बन जा, छोड़ दे मेडिकल फील्ड। वो चाय का कप रखते हुए कुछ गुस्से से बोली तो अर्थ ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा और फिर हल्का सा हंसते हुए उसे हक कर लिया। सॉरी मेरा बच्चा, मेरा गोलू, नहीं कह रहा कुछ, बस खुश। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला तो आर्या ने बस सिर हिला दिया। अरण्य से बेरुखी से पेश आना क्या उसे पसंद था? बिल्कुल भी नहीं। उसका भी कितना दिल दुखता था, लेकिन उसे अपनी पहले की तकलीफ भी दिखती थी जिस वजह से वो पिघल भी नहीं पा रही थी। निशा के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, वो घर पर ही थी। उसने बिस्तर ठीक किया और फिर लैपटॉप लेकर काउच पर बैठी ही थी कि अविरल भी आकर उसके करीब बैठ गया और एकदम से ही निशा को अपने ऊपर खींचकर बैठा लिया। आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा। वो जो उसके कंधे पर संभालने के लिए हाथ रख चुकी थी वो उठने की कोशिश करते हुए बोली। अरण्य और आर्या के चक्कर में इनके बीच जरूर टकराव होने लगा था। तुम्हें नहीं लगता कि अब बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता मुझे मेरे हिस्से का? वो उसे और अच्छे से अपनी बाहों में सकड़ते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए एक हाथ से उसका चेहरा थामते हुए बोला। आपकी वजह से दरार आ रही है क्योंकि आपकी सोच बदलती जा रही है। आपको हर बात को घुमाकर रखना होता है अपनी चलाते हुए। निशु, आर्या की खुशियां ही आपको नहीं दिखती तो हम और क्या ही समझाएं आपको। अगर बाबा साह ने कुछ किया था तो बहुत सोच समझ कर ही उन्होंने आर्या और जीजू साह का रिश्ता जोड़ा होगा, लेकिन आप हैं कि उसे ही तोड़ने पर लगे हुए हैं। अगर आपको यही लगता है तो फिर यही सही, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। वो बच्ची है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसे बहला देगा। उस रिश्ते का उस समय कोई महत्व ही नहीं था, और रही बात अब की तो अब तुम्हें भी 1 महीने में जवाब मिल ही जाएगा जब वो वापस आएगी। वो एक जिद से बोला और निशा को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। और शायद आपको अपने इसी विश्वास पर अफसोस होगा जब वो नहीं आएगी। उसने भी कुछ दृढ़ता से कहा तो अविरल ने पल भर के लिए उसे देखा और फिर कुछ गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद निशा ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो किसी और की वजह से अपने रिश्ते में मनमुटाव नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दोस्त अपनी आर्या के लिए वो इस बार सब कुछ ठीक ही चाहती थी। कहाँ वो दोनों एग्ज़ाम्स के बाद हनीमून पर जाने वाले थे और हो क्या रहा था। आर्या कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर आराम करने लगी और फिर जब उसने चेंज करने के लिए कपड़े लेने को कबर्ड ओपन किया तो बेवजह ही उसकी निगाह कहीं पर चली गई। अरण्य के कपड़ों के बीच कुछ रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। ब्लू कलर की आर्या की ही राजस्थानी पोशाक थी जो उसने एक बार पहनी थी और अरण्य ने ही उसे ये लाकर दी थी। आज तक उसने इसे संभाल कर रखा हुआ था। आर्या ने उस ड्रेस पर हाथ फेरा। क्यों किया आपने ऐसा? हम आपके साथ कितना खुश थे, लेकिन शायद आपके लायक नहीं थे ना, तभी तो आपने हमें खुद से इतना दूर कर दिया था। और अब जब इतने वक्त बाद हम साथ हैं तो भी नहीं लगता कि हम साथ हैं, क्योंकि हमारे उमल जी आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो हमारी हर जिद पूरी किया करते थे और हमसे बात किए बिना तो रह ही नहीं सकते थे। आपको कोई आपके जैसी चाहिए थी ना, फिर हमारे कपड़ों को क्यों रखा है? हमारा सामान क्यों है आज भी वैसे ही? आपकी आंखें कुछ और कहती हैं और आपकी जुबान कुछ और। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू लुढ़क आया। वो चाहती थी अब अपने उमल जी के सीने से लगकर जी भर कर रोना, कितनी भी शिकायत हो, कितनी भी नाराज़गी, लेकिन उसके एहसास से बढ़कर तो नहीं थी ना। अरण्य जो अभी अभी आया था दरवाजे पर ही खड़ा हो गया था। उसे ऐसे देखकर आर्या की कुछ बातें भी सुन चुका था। वो एक गिल्ट सा उसे महसूस हो रहा था उसे यूं रोता हुआ देखकर, और उसने मन ही मन कुछ फैसला ले लिया। किसी के कदमों की आहट पाते ही आर्या ने जल्दी से वो ड्रेस रखकर कबर्ड बंद कर ली। वहीं अरण्य चलता हुआ आकर सोफे पर अपना लैपटॉप रखने लगा था। आर्या ने उसकी तरफ पलटे बिना ही जल्दी से अपनी आंखें साफ की और तेज कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो नज़र बिस्तर पर गई। अरण्य पेट के बल लेटा हुआ था, शर्ट खुली हुई थी और बाल बिखरे हुए। कैसा रहा आज का दिन? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना यहाँ? अरण्य ने उसको देखते ही उठकर पूछा। आर्या ने बस इनकार में सिर हिलाया और सोफे की तरफ बढ़ गई। आर्या, अरण्य ने कुछ सोच कर ही उसे आवाज़ दी।
कुछ नहीं। उसके भावहीन चेहरे को देखकर वो कुछ कह ही नहीं पाया और बाथरूम में चला गया। आर्या अब आकर सोफे पर बैठ गई। उसने एक नज़र बाथरूम के बंद दरवाजे पर डाली और फ़ोन हाथ में उठाया ही था कि निशा की कॉल उस पर आने लगी, जो देखकर वो मुस्कुरा दी। हेलो, कैसी है तू? वहाँ जाते ही भूल गई बेटा, अच्छी बात नहीं है ये, निशा ने शिकायती अंदाज में कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सब सेट करना था और फिर कॉलेज भी चली गई। अगर तू ना करती तो हम अभी कॉल करते तुझे। और बता जीजू कैसे हैं? हमें किसी के बारे में नहीं पता। ऐसा नहीं करते आर्या, अगर उन्हें और अपने रिश्ते को मौका देने गई है वहाँ, तो कम से कम उन्हें समझने की कोशिश तो कर। ये सब छोड़िए भाभी साहब, और ये बताइए कि आपका क्या डिसाइड हुआ, कहाँ जा रही हैं हनीमून पर? वैसे तो भाई साहब ने कुछ बहुत ही अच्छा प्लान किया होगा, इतना भरोसा है हमें। या फिर घर में ही? चुप कर, ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी है अब, निशा ने कुछ रपटते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब भी बता ना, क्या डिसाइड हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है तो वो अपने ऑफिस में ही बिजी रहने वाले हैं, निशा ने झूठ बोलते हुए ही कहा। ये भाई साहब ही ना, तू ये सब छोड़ और अपने रिश्ते पर ध्यान दे, जीजू को समझने की कोशिश कर, वो बहुत अच्छे हैं आर्या। हाँ, बस हम ही तो बुरे हैं, बड़े अच्छे हैं वो, इतनी भी तरफदारी ना किया कर उनकी। जब से आई हूँ एक बार भी बैठे तक ना ढंग से हमारे पास, और तुझे बस उनका ही गुणगान करना है। कम से कम कोई बंदा होता, बैठकर एक बारी बात करता, कुछ बोलता, लेकिन इनकी हरकतें, सब कुछ देखकर तो हमें खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि हम आए ही क्यों यहाँ। पता नहीं कैसे मति मारी गई थी हमारी। पहले तो काफ़ी गुस्से और नाराज़गी से बोली थी वो, लेकिन आखिर तक आते आते गला रूंध आया था उसका। बाथरूम से बाहर निकलते हुए अरण्य ने उसकी बातें सुन ली थी, वो खामोश रहा। आर्या की नज़रें जैसे ही उस पर गई वो बोल पड़ी, ठीक है, फिर कल आती हूँ तेरे से मिलने, बाय। इतना बोलकर उसने तुरंत ही कॉल कट कर दी। अरण्य चलता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसके बालों से पानी अभी भी टपक रहा था, जो उसकी उस ग्रे टी शर्ट को कुछ गीला कर रहा था। उसके हाथ में टॉवेल थी, जो उसने बिना कुछ कहे आर्या की तरफ बढ़ा दी। आर्या ने अजीब सी नज़रों से उसे घूरा। हमारे रूम में आकर हमारे घर में रह रही हैं, अब इतना सा तो करना ही पड़ेगा ना, वो यूं ही संजीदा सा बोला। आपकी गलतफहमी है ये कि हम आपका कोई काम करेंगे, वाइफ नहीं है हम आपकी, और वैसे भी हम तो इस लायक भी नहीं है ना आपकी नज़रों में, तो जिसे ढूंढा हो अपने जैसा उसी से करवा लीजिए सब कुछ। वो चिढ़ी हुई सी बोली और शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गई। एक दबी सी मुस्कान अरण्य के चेहरे पर आ गई। तभी तो हमारे लायक ढूंढ दीजिए आप ही, जब आप ढूंढ देंगी तो उसी से करवा लिया करेंगे। फिलहाल तो कोई नहीं है, इसलिए जो कहा है वो कीजिए, वरना हमें सर्दी लग जाएगी। वो अपनी आदत के विपरीत आज इतना बोल रहा था और उसकी बात सुनकर आर्या खामोश हो गई थी। अरण्य ने अब उसके हाथ में पकड़ी हुई टॉवेल आर्या के हाथ को आगे करते हुए उसमें रख दी। जल्दी कीजिए, वो बोला और आर्या का हाथ अपने सिर से लगा दिया। वो जैसे चाहते हुए भी अब कोई बहस नहीं कर पाई उससे। वैसे भी जिसके लिए इतना तड़प हो उसकी करीबी, उसकी बातें अक्सर ही चुप करा दिया करती है। वो उसके बाल टॉवेल से पोंछने लगी थी और अरण्य बेहद करीब से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर आते जाते हर एक भाव को नोटिस कर रहा था वो। बस बहुत देख लिया दूसरों का, बहुत सोच लिया सबका, लेकिन अब बस अपने हिसाब से सब हैंडल करूँगा। हमें लगा था आप हमसे दूर होकर शायद खुश रहें, लेकिन आपके आंसू आर्या हमें नहीं बर्दाश्त, आपकी इन आँखों में ज़रा सी भी नमी। आपको जो भी शिकायत है वो सब दूर कर देंगे हम, जानते हैं आप बहुत नाराज़ हैं हमसे, होना भी चाहिए, गलती ही हमने ऐसी की है, लेकिन अब बस और नहीं, आपके उमल जी अब और दूर नहीं रह सकते आपसे। वो उसे देखता हुआ मन ही मन बोल रहा था, अब अपने बेटों की हर नाराज़गी सर आँखों पर, आप चाहे डांटे चाहे बोलें, हर नाराज़गी मैं दूर कर दूंगा आपकी। अब अगर आपके ख्वाब बंद हो गए हो तो चलकर डिनर कर लीजिए, बाई साहब आवाज़ लगा रही हैं। आर्या को अरण्य को ऐसे खुद को देखता पाकर उसके बाल पोंछने के बाद तुनक कर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वो बालकनी में टॉवेल डालने चली गई थी। अच्छा लगा था उसे बहुत ज़्यादा ही अरण्य की करीबी, उसका ऐसे बोलना, लेकिन नाराज़गी तो थी ना। बालकनी में टॉवल डालने के बाद उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। अरण्य की महक जैसे उसे महसूस हो रही थी।
प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, बहुत मुश्किल होगा फिर हमारे लिए। वो कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलते हुए बोली और फिर रूम में आई। अरण्य डिनर के लिए जा चुका था। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और खुद भी रूम से बाहर निकल गई। आकृति विशाल से कॉल पर बात कर रही थी। इस वक्त वो बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी, कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए। नहीं, कल कैसे आ जाऊंगी? आर्या बहुत जिद कर रही है कि रुक जाऊं थोड़े दिन। हाँ, ये सही है, सबका दिखता है आपको, बस मेरा छोड़कर। मुझे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। मेरा सुकून जो चला गया है उसका क्या? वो अब कुछ बेचारा समूह बनाकर बोला। कभी थोड़ा दूर भी रहना चाहिए। आकृति ने अपने होठों को दांतों तले दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा। ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं तो भाई नहीं रह सकता आपके बिना। मैं बाबा साहब से ही बात कर लेता हूँ डायरेक्ट, और फिर कल सुबह आप मेरे पास होंगी। उसकी बच्चों जैसी हरकत और जिद देखकर वो खुलकर हंस पड़ी। ओ आकृति, गलत है ये, आप मज़े ले रही हैं मेरी। मैं नाराज़ हो जाऊँगा आपसे, वो रूठा हुआ सा बोला। हमें यकीन है आप पर, आप नाराज़ हो ही नहीं सकते हमसे, वो बोली तो विशाल भी मुस्कुरा उठा। वो उससे बात ही कर रही थी कि आर्या वहाँ आ गई। आकृति ने उसे अंदर बुलाया और कॉल कट कर दी। क्या हो गया? किस बात पर इतनी उलझी हुई लग रही हैं आप? आकृति ने अपना फ़ोन एक तरफ रखते हुए आर्या से कहा, जो उसके पास ही आकर बिस्तर पर बैठ गई थी। नहीं, वो बस ऐसे ही आपके पास आना था तो आ गई। आप कर लो बात जीजू सा से। कोई नहीं, बात होती रहती है। आप अपना बताओ, क्या चल रहा है? आकृति ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस यूं ही, वो बोली तो आकृति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे बोलने का इशारा किया। हमें समझ नहीं आता इनका कुछ भी, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। हम बस 1 महीने के लिए ही यहाँ आए हैं, लेकिन उनका आसपास होना, उनका बोलना, सब कुछ हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है। पता नहीं क्या ही होगा, और हमें यहाँ रहना भी नहीं है हमेशा के लिए। वो कुछ नाराज़गी से बोली। अरण्य भाई साहब से बहुत प्यार। नहीं भाई साहब, वही तो सबसे बड़ी गलतफहमी थी जब छोटे थे, और शायद इतना नहीं समझा और उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम उनकी नज़रों में उनके लायक ही नहीं हैं। उन्हें उनके अकॉर्डिंग वाइफ चाहिए थी ना, और हम तो ज़बरदस्ती से बांधे गए थे ना। कहते हुए उसका गला कुछ रूंध आया। प्लीज़ ऐसे कमज़ोर मत पड़िए, हम आपको और भाई साहब दोनों को जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते भी हैं। हमें नहीं लगता कि हमारे भाई साहब कभी ऐसा सोचेंगे भी। लेकिन आपको अगर यही लगता है तो आप कुछ टाइम बिताइए, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लीजिएगा। लेकिन साथ ही एक बार उनकी साइड भी समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आकृति ने उसकी बात सुनकर प्यार से उसके गाल से हाथ लगाकर कहा तो आर्या उसके गले से लग गई। आकृति उम्र में तो उससे बड़ी ही थी, साथ ही उतनी ही ज़्यादा समझदार भी। आर्या को सही गलत सब समझा जाया करती और आर्या भी उसके साथ उतना ही ओपन थी। सारी बातें, सारी कसमकस उससे कह जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। लगभग 1 हफ्ता होने को आया था। आर्या बेड पर बैठी हुई किताबों में उलझी हुई थी कि कुछ आहट सुनकर उसने तिरछी नज़रों से अपने बगल में देखा। बेड के पास वाली टेबल पर अरण्य ने मोमोज रखे थे। आर्या ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वापस से अपना ध्यान बुक में लगा लिया। काली मंदिर के पास वाले मोमोज आपको बहुत पसंद थे ना, वहीं के हैं ये। उसके ऐसे रिएक्ट करने पर अरण्य खुद ही बोल पड़ा, लेकिन आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर वो उसका इंतज़ार करता रहा। खा लीजिए वरना ठंडे हो जाएंगे, तब अच्छे नहीं लगेंगे, उसने दोबारा से कहा। हम ये सब नहीं खाते, लेकिन आपको तो बहुत पसंद। वक्त हर पसंद बदल देता है। उसकी बात काटते हुए वो बीच में बोली तो अरण्य चुप हो गया। अरण्य ने कुछ पल तक मोमोज की प्लेट देखी और फिर उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। आर्या ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। कुछ पल बाद उसने धीमे से नज़र उठाई तो देखा अरण्य सोफे पर सिर टिकाए बैठा हुआ था। कुछ परेशान सा उसकी आंखें बंद थी। पता नहीं क्या चाहती हैं आप? कभी लगता है कि आपको हमारा साथ चाहिए और फिर इतनी कोशिश के बाद भी कुछ खास रिएक्ट ही नहीं करती। कुछ ना सही बात तो कर ही सकती है ना, वो मन ही मन बोल रहा था। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या हमारा मतलब हम दोस्त बन सकते हैं? बहुत देर की सोच विचार के बाद आकृति की बातों को याद करते हुए उसने कहा तो अरण्य ने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
आप क्या चाहती हैं और आपने ये पहले कैसे डिसाइड कर लिया कि आप जा ही रही हैं? अभी 2 हफ्ते हैं हमारे पास। अरण्य ने उस पर नज़र जमाए हुए ही जवाब दिया, क्योंकि हमें भरोसा है कि हम आज भी आपके लायक नहीं हैं और ना ही तो आपकी जितनी एज और समझ है। आर्या, आप कब तक वही बात दोहराते रहेंगी? वो तड़प कर बोला। भले ही आर्या ऐसा सोचती हो, लेकिन अरण्य के मन में तो कभी ये बात थी ही नहीं ना। वो तो बस अपनी आर्या से प्यार करता था, उसकी नादानियों से, उसकी छोटी छोटी बातों से। लेकिन उस वक्त वो मजबूर था। कैसे समझाता वो उसे कि वो खुद को कैसे मजबूत कर रहा था उससे वो सब बोलने के लिए। हम गलत तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना? फिर पता नहीं क्यों आपसे सुना ही नहीं जा रहा। उफ आर्या, जस्ट लीव इट, ओके? आपने दोस्ती के लिए ऑफ़र किया ना, तो उस पर बात करें। आपकी जो भी मर्ज़ी होगी, हमें सब मंजूर है। लेकिन अगले 2 हफ्तों तक आप ऐसी बातें नहीं लाएंगी हमारे बीच, और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएंगे, ओके फ्रेंड्स? उसने बेहद आराम से बात को संभालते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आर्या ने कुछ पल उसे देखा और उससे हाथ मिला लिया। आराम कर लिया कीजिए, बहुत टायर्ड होते हैं ऑफिस से आकर। आर्या ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। आर्या अब कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसने अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। रेड कलर के उस नी लेंथ ड्रेस में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वो ड्रेसिंग के सामने आकर अब तैयार होने लगी थी। इस वक्त कहीं जाना है क्या? अरण्य से जब रुका नहीं गया तो उसने सवाल ही कर दिया। वैसे भी आर्या को ऐसे देखकर एक पल को तो वो सब भूल बैठा था। अर्थ की बहन का बर्थडे है तो उसने इनवाइट किया है। आर्या ने अपना हेयर स्टाइल बनाते हुए ही जवाब दिया। इस ड्रेस में? उसने शक भरे अंदाज से पूछा। तो आर्या ने अब पलटकर उसकी तरफ कुछ घूर कर देखा। तो इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है आपको? सारी प्रॉब्लम ही है। हमें नहीं पसंद कि कोई आपको ऐसे देखे। आप पहले तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती थी, जबकि तब तो छोटी भी थी। अरण्य ने कुछ जलन से कहा। आर्या उसे देखने लगी थी। ये मत सोचना कि हमारी सोच बुरी है, बस ख्यालात कुछ मामलों में थोड़ा अलग हैं। बाकी आपकी लाइफ, आपका डिसीज़न, हमने बस अपनी थिंकिंग बताई है। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। आर्या उसे जाते हुए देखती रही। उसे अरण्य की बात पहले तो कुछ रूड लगी थी, लेकिन उसका अपने लिए इतना प्रोटेक्टिव होना देखकर उसका दिल भी कुछ धड़क उठा। पहले का कुछ भी रहा हो, लेकिन अब तो हर चीज़ वो महसूस कर सकती थी। एक दबी सी मुस्कान आ गई थी उसके चेहरे पर और वो मुस्कुराते हुए कबर्ड से एक अनारकली सूट निकाल कर चेंज करने चली गई। उर्मिला जी हाल में बैठी हुई थी जब आर्या अपना दुपट्टा संभालते हुए सीढ़ियों से उतरी। आंटी जी, वो हमारे दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है तो हम वहीं जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा। अरण्य भी जा रहा है? तो बेटा रात, माँ सास आने दीजिए, ड्राइवर तो जा ही रहा है उनके साथ, अरण्य ने वहाँ आते हुए कहा। आर्या को ऐसे सूट में देखकर वैसे भी वो बेहद खुश हुआ था कि आर्या ने उसकी बात का मान रखा। अच्छा ठीक है, जाओ, और ज़्यादा देर हो तो रुक जाना वहीं, उर्मिला जी ने कहा तो उसने सिर हिलाया। आर्या ने एक नज़र अरण्य पर डाली और फिर बाहर की तरफ चली गई। आकृति अपने ससुराल विशाल के घर जा चुकी थी। उनकी ज़िंदगी में तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अविरल कुछ परेशान सा सोफे पर बैठा हुआ था, अपने माथे को एक हाथ से दबाए जा रहा था। निशा उससे कुछ उखड़ी हुई थी इन दिनों। निशा उसके लिए चाय लेकर आई तो उसे देखा। उसने खामोशी से चाय का कप टेबल पर रखा। निशा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा तो अविरल ने उसकी तरफ देखा। वो अब ड्रॉर से तेल लेने आई थी। चाय पी लीजिए, उसने कहा तो अविरल ने चाय का कप उठाकर होठों से लगा लिया। वो अब उसके बालों में तेल लगाकर जंपी करने लगी थी। अविरल ने खाली कप टेबल पर रखते हुए उसकी कलाई को थाम लिया था तो निशा के हाथ रुक गए। अविरल ने उसे आगे की तरफ खींचकर अपने गोद में गिरा लिया था तो वो एकदम ही हड़बड़ा गई। प्लीज़ मेरे पास ही रहो ना, उसने उसे समेटते हुए कहा। कुछ चाहिए आपको? मेडिसिन खा लीजिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही हो तो। उसके दोनों हाथ अविरल के कंधे पर थे, जिन्हें पीछे करते हुए उसने कहा। निशु, बस तुम अब ऐसे बिहेव मत करो, लीव इट इन, बस ख़त्म करते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार।
इतनी आसानी से आपको इतने कम टाइम में इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचिए अरण्य जीजू और आर्या को कितना बुरा लग रहा होगा जब वो अलग हुए। अरण्य जीजू सा तो समझदार थे, लेकिन आप भी जानते हैं कि आर्या तो उनसे दूर होकर कितना बीमार भी पड़ गई थी। और फिर अब जब तकदीर उन्हें एक और मौका दे रही है एक दूसरे को समझने का, तो क्यों आप उनके बीच आ रहे हैं? निशा ने गंभीरता से कहा। अविरल ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसने निशा की कमर पर अपनी पकड़ कुछ कस दी और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोला, शायद सही कह रही हैं आप, लेकिन निशा मैं खुद कभी भी उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता था कि उसे आगे जाकर कभी कोई गिल्ट ना हो। पर अब लगता है कि नहीं, वो आगे ही नहीं बढ़ पाई। वो उन्हें आज भी उतना ही अपना समझती है। तभी तो मेरे रुकने पर भी उसने एक बार जाने के लिए नहीं कहा। अगर वो अब भी उनके साथ रहना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। निशा ने उसकी तरफ पलटकर उसका चेहरा देखा। अगर आर्या अकेली थी तो वो भी हमेशा से अकेला ही तो रहा। आर्या के पास तो उसके बाबा साथ थे, लेकिन अविरल तो माँ को खोने के बाद से ही बाबा से भी दूर हो चुका था। उसका इंटेंशन आर्या के रिश्ते को लेकर गलत नहीं था, बस वो अलग तरह से देख रहा था। निशा का साथ पाकर और आर्या के होने से उसकी लाइफ में भी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन निशा से हुई अनबन अब उसे बिल्कुल ही परेशान कर चुकी थी, जो उसके चेहरे पर साफ जाहिर कर रही थी। निशा ने अपनी दोनों हथेलियों में उसका चेहरा भर लिया। आई एम सॉरी, वो उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए बोली और उसके होठों को चूम लिया। अविरल ने इनकार में सिर हिलाया। गलती मेरी ही है, लेकिन प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत हुआ करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज़िंदगी हो तुम मेरी। आई लव यू, अविरल ने कहते हुए उसके लबों को चूम लिया। निशा की आंखें सुकून से बंद हो गई और वो भी उसमें खो गई। काफ़ी रात हो चुकी थी। अरण्य को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आर्या अभी तक पार्टी से वापस नहीं आई थी। वो जो कब से उसकी फ़िक्र में बैठा था, उसने अब आर्या के पास कॉल लगा दिया। रिंग तो पूरी गई, लेकिन कॉल ना रिसीव हुई तो अरण्य को और चिंता हुई। उसने वापस से कॉल किया, तब जाकर कॉल रिसीव हुई। आर्या, कहाँ हैं आप? कॉल क्यों नहीं रिसीव करती एक बार में? ये भी सोच लिया कीजिए कि कोई परेशान होगा। राठौर साहब, अगर इतनी ही फिक्र होती तो हमेशा ही उसका ख्याल रखते। अब ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? उधर से किसी लड़के की आवाज़ आई तो अरण्य को समझते देर नहीं लगी कि कौन है। आर्या से बात कराइए हमारी। क्यों? अर्थ एक बार में आपको समझ नहीं आता? हमने कहा ना कि आप हमारी बात आर्या से कराइए। अर्थ, बस हमने कहा ना कि फ़ोन दो हमारा। आर्या भी शायद उसके पास ही थी और अर्थ से अपना फ़ोन मांग लिया था अब उसने। हेलो, आर्या ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। अभी आ नहीं रही आप? नहीं, वो काफ़ी देर हो गई तो सब रोकने लगे। अर्थ ने कहा कि वो सुबह घर छोड़ देगा। सारे फ्रेंड्स भी थे तो कुछ टाइम लग गया। अरण्य ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसे आर्या का अर्थ के घर रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे भी अर्थ को आर्या के आसपास भी देखकर उसका दिल जलन से भर उठता था। उसने अपनी आंखों को पल भर के लिए भींच लिया और फिर वापस से खोला तो फ़ोन पर आर्या की पहले की तस्वीर दिखी। अरण्य ने उस पर हाथ फेरा। पता नहीं, आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव सा बिहेव करने लगा हूँ, पर सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको उसके साथ देखकर। कब सब ठीक होगा हमारे बीच? होगा भी या नहीं? वो खुद से ही बोला और फिर बेमन से बिस्तर पर जाकर लेट गया। सुबह अरण्य ब्रेकफास्ट ही कर रहा था कि आर्या अंदर आई। उसके हाथ में एक गिफ्ट बैग भी था। गुड मॉर्निंग, उसने उर्मिला जी को देखकर कहा और फिर अंकेश जी को भी विश किया और फिर अपने रूम में चली गई। अरण्य भी जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करके उसके पीछे आया। आर्या ने दुपट्टा निकालकर बिस्तर पर रख दिया था और कानों से इयररिंग्स निकाल रही थी। कैसी रही पार्टी? अरण्य ने बात करने की गरज से सवाल किया। अच्छी थी, काफ़ी एंजॉय किया हम सब ने। और अर्थ जहाँ हो वहाँ बोरिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो मुस्कुराते हुए बोली। अरण्य एक बार फिर अर्थ का नाम सुनकर चिढ़ सा चुका था और नाराज़गी से अपना लैपटॉप उठाते हुए अपना ऑफिस बैग लेकर बाहर चला गया। आर्या ने उसके चेहरे के बदलते भाव नोटिस किए थे। अब इन्हें क्या हो गया? वो अपने कंधे उचकाते हुए बोली। शाम को जब अरण्य घर आने के बाद रूम में आया तो आर्या को बिस्तर पर सुकून से सोता देख खुलकर मुस्कुरा दिया।
बिल्कुल बच्चों जैसी सोई हुई थी वो, तिरछी होकर, और पीलों को हक कर रखा था। वो अब अपने कदम बढ़ाता हुआ बेड के पास आया और झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा। बस इतनी ही तो ख्वाहिश है कि जब भी वापस आऊँ आपका ये प्यारा सा चेहरा हर रोज़ दिखे, जिसको देखकर सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं हमारी। आपको बता नहीं सकते कि कितना तड़पे हैं ऑफिस से आने के बाद आपकी एक नज़र के लिए भी। सच में बहुत मुश्किल था आपसे दूर होना, कहता हुआ वो कुछ इमोशनल हुआ और फिर अपने होठ उसके सिर पर रखने को हुआ, लेकिन रुक गया। अभी नहीं, आपकी इजाज़त होने पर ही, इतना कहकर वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह आर्या की आंख खुली तो एक पल को वो हड़बड़ा सी गई। अरण्य जिम करके आया था, उसे लगा आर्या सो रही है, तो उसने टी शर्ट भी नहीं पहनी थी, बस ब्लैक कलर के ट्राउज़र में था और कंधे पर टॉवेल रखी थी। आर्या की नज़रें एकटक उस पर रुक चुकी थी। परफेक्ट तो वो पहले भी था हर तरह से, उस पर उसका ऐसे शर्टलेस होना आर्या के दिल की धड़कन बढ़ा चुका था। अरण्य ने टॉवेल हाथ में लेते हुए अपने पसीने से भीगी बॉडी को साफ किया, फिर अपने बालों को हाथ से ही सेट करने लगा। आर्या की तो बस सांसें ही थमे जा रही थी उसे यूं देखकर। उसने अपने होठों को दांते तले दबा लिया। अरण्य, जिसकी नज़र मिरर से आर्या पर पड़ी, वो मुस्कुरा दिया। आर्या, यूं चोरी छुपे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका हक बनता है हमें देखने का। अगर चाहें तो टच भी कर सकती हैं जैसे पहले करती थी, हम बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। अरण्य ने शरारत से कहा तो वो बुरी तरह से झेप गई अपनी चोरी पकड़े जाने पर। उसने जल्दी से मुंह तक चादर ओढ़ ली। हम किसी को देख नहीं रहे, हम सो रहे हैं। ओह, सोते हुए आप बोल भी सकती हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। अरण्य आज उसके फुल मज़े लेने के मूड में था। आप ज़्यादा मत बोला कीजिए। उसने ब्लैंकेट एक तरफ किया और बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई, फिर तेज कदमों से उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। मिस्टर राठौर, आर्या को ना समझ ही रहने दीजिए, क्योंकि अपने पैर आई तो अपना हक लेने से कभी पीछे नहीं हटेगी। और हाँ, कुछ भी, लेकिन आप पर अभी भी इतना हक है कि जब जैसे चाहूँ देख सकती हूँ। वो बिल्कुल ही उसकी आंखों में देखते हुए बोली और फिर कबर्ड से टी शर्ट निकाल कर अरण्य की तरफ बढ़ा दिया। अपनी मैडम का यूं बदला मिजाज देखकर तो वो बिल्कुल ही हैरान सा रह गया था। आर्या जब आगे बढ़ी ही थी कि कारपेट में पैर फंस गया और वो गिरने से बचने के लिए अरण्य की बाह पकड़कर उसे खींच ली थी। अरण्य ने हड़बड़ाकर उसको कमर से थाम लिया था। आर्या बिल्कुल उसके सीने से आ लगी थी। ये करीबी दोनों की सांसों को तेज कर चुकी थी। आर्या ने अरण्य की नेक्ड बॉडी को महसूस कर अपनी आंखें मूंद ली थी। दिल तो काबू में ना था। अरण्य ने अब अपने हाथों की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत की और दूसरा हाथ उसके गाल से लगाया तो आर्या ने पल भर में आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। जो भी हुआ वो सब भूल जाइए ना, हम एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, जिसमें कोई और नहीं आ सकेगा। अरण्य ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए ही कहा। वो जो उसकी करीबी में खोने सी लगी थी, उसकी जैसे तंद्रा टूटी और वो उससे अलग होने के लिए मचलने लगी, तो अरण्य ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। आर्या अब उससे अलग हो गई। और आपको लगता है कि आपने जो किया वो भूलना इतना आसान है? हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमने कैसे खुद को संभाला हो गया, क्या इसका ख्याल आपको कभी नहीं आया? आर्या के सवाल ने उसे खामोश कर दिया। रहने दीजिए, आपको हमेशा ही लगता था कि हमारे बीच का रिश्ता बस फॉर्मेलिटी था। आपको मैच्योर और अपने लेवल की पार्टनर चाहिए थी, जो कि हम उस वक्त नहीं थे। शायद आपकी इच्छाओं को कंप्लीट ना कर आर्या, उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि अरण्य तेज आवाज़ में चीखा। वो पूरी तरह से खामोश हो गई। हमारी इच्छाएं, हाँ, आपको लेकर हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं हुई, क्योंकि हम हर वक्त, हर दिन और हर पल बस आपका साथ चाहते थे। आर्या, पता नहीं क्यों आप कभी कुछ समझना ही नहीं चाहती। आपको बस यही लगता है कि हमें हमारे लेवल की पार्टनर चाहिए थी। पहले का छोड़ दीजिए, लेकिन क्या अब भी या इतने सालों में कभी आपको इतनी अक्ल नहीं आई कि कोई और वजह भी हो सकती है? आपको अगर हमारे उस फैसले से प्रॉब्लम हुई थी तो उससे कहीं ज़्यादा हमें खुद को हुई थी। हम भी खुश नहीं थे आपको खुद से दूर कर, लेकिन हम मजबूर थे। हाँ, इतना ज़्यादा मजबूर थे आप कि हमें अपनी लाइफ से ही निकाल फेंका और अब मजबूरी का नाम दे रहे हैं।
हमें उस बात के लिए मजबूर भी आपके ही भाई साहब ने किया था। वो नहीं चाहते थे कि आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हम नहीं थे आपके लायक, हमारी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा थी। तो हर बात में हमें ताना देना बंद कीजिए। आपको हमारी लाइफ में लाने का, आपको हमसे दूर करने का सारा फैसला आपके ही परिवार का रहा, और हम बस कठपुतली की तरह नाचते रहे हैं। वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, माथे की नसें तन चुकी थी, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, और आर्या उसका ये रौद्र रूप देखकर आंखों में खारा पानी भरे खड़ी थी, जो उसके गालों को भिगो रहा था। एक तो अरण्य का गुस्सा, और दूसरा अपने ही भाई को इन सब के पीछे जिम्मेदार पाना। तो क्या कोई हक नहीं बनता था आपको रोकने का? सारा फैसला हमारे घर वालों का था, तो आप रोक सकते थे ना, नहीं करते हमसे शादी। और फिर जब जुड़े भी तो इतनी फिक्र, इतनी केयर क्यों करी हमारी, ये बताइए। और भाई साहब ने कह दिया, आप मान गए। छोटे बच्चे हैं आप, मुंह में उस वक्त जुबान नहीं थी कि माफ़ मना कर सकें। हमारे ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि पापा के जाने के बाद हमें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। आप हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे, लेकिन आपने भी हमें खुद से दूर कर दिया। आप रोक सकते थे, लेकिन आपको भी वसम से छुटकारा चाहिए था। वो अब उसके सीने पर और कंधे पर रोते हुए मारने लगी थी। शायद उसका भी सब्र जवाब दे चुका था, और हिम्मत नहीं थी खुद को संभालने की। अरण्य ने अपनी आंखें भींच रखी थी, बस खामोशी से वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रखा था। वो आर्या को कुछ भी बताना नहीं चाहता था इन सब के बारे में, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुई आर्या की बात, और उसके मुंह से सारा सच बाहर निकल गया। उसने आर्या को भी नहीं रोका, जो वो कर रही थी करने दिया। आखिर में वो रोते हुए उसकी गर्दन में अपनी बाजुएं लपेट कर उसके सीने से लग गई थी। अरण्य का गुस्सा कुछ शांत हो चुका था। उसने आर्या की कमर पर हाथ रखते हुए एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और खुद से बिल्कुल ही चिपका लिया। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। क्यों हमें किसी और के कहने पर खुद से अलग किया उमल जी आपने? क्या आप नहीं जानते थे आपकी आर्या आपके बिना नहीं रह पाएगी? वो सिसकते हुए बोले जा रही थी। आप तो सब जानते थे ना। पहली बार एक अलग तरह के एहसास ने जन्म लिया था हमारे मन में किसी के लिए। फिर वैसा कभी किसी के लिए नहीं फील हुआ। आपका साथ हमें अच्छा लगने लगा था। एक बार अपनी आर्या, अपनी बेटू को सारी बात तो बताते, मैं सबसे लड़कर आपके साथ आती। आपको पता भी है कितना तड़पे हैं हम आपसे दूर होकर, आपकी एक झलक पाने के लिए। हमें भरोसा ही नहीं होता था कि हमारे उमल जी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता होगा जब हमने आपको याद ना किया हो, आपके बारे में ना सोचा हो। हम कभी नहीं भूल सकते हैं वो पल जब आपने हमें खुद से दूर किया। आई हेट यू उमल जी, आई हेट यू। आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिए बच्चा, इस बार अपने उमल जी को, उसने आर्या का सिर सहलाते हुए कहा। आर्या ने कितने टाइम बाद उसे उमल जी बोला था, और शायद यही शब्द अरण्य की आंखों में ठहरी नमी को बाहर ले आया था। हम कभी आपको खुद से दूर नहीं होने देंगे। अब कुछ भी हो जाए, आप बस हमारी बनकर रहेंगी हमेशा के लिए। प्लीज़ रोना बंद कीजिए बच्चा आप। जब काफ़ी देर बाद भी वो शांत नहीं हुई, तो अरण्य उससे थोड़ा दूर होते हुए उसका चेहरा हथेली में भरता हुआ अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करने लगा था। आर्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आई हेट यू, बहुत तड़पाया है आपने मुझे। इतना कहकर वो उसका हाथ झटकते हुए बाथरूम में भाग गई। अपने हाथों में से उसका चेहरा निकल कर जाते हुए अरण्य सिर्फ बाथरूम की तरफ ही देख रहा था। वो भी घुटनों के बल वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गया और अपने चेहरे को अपने हथेली में भर लिया। जिसकी खुशी के लिए ही उसने इतना सब कुछ किया, आज उसे दर्द में देखकर उसकी जान निकल रही थी। जानता हूँ बहुत दर्द दिया है मैंने आपको, चाहे मैंने जो कुछ भी झेला हो, लेकिन आपकी उम्र नहीं थी वो सब सहने की। आपको संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी, मैं ही नहीं संभाल पाया आपको। आपके बाबा साहब ने आपकी जिम्मेदारी मुझे कुछ सोच कर ही सौंपी थी। आपकी भाई साहब की बातों में मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं समझता हूँ बहुत तड़पाया है मैंने सच में आपको, पर हर जख्म को मैं अपने प्यार से भर दूंगा। जितनी तकलीफ झेली है उससे ज़्यादा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में भरूंगा। प्लीज़ अपने उमल जी को माफ़ कर दीजिए। आपकी आंखों में आंसू देखकर दिल जलता है मेरा।
माफ़ कर दीजिए जान, अपनी उमल जी को माफ़ कर दीजिए बेटू, सॉरी कहते कहते वो रो पड़ा था। आज तक का सारा दर्द जो उसने अपने सीने में छुपा रखा था, किसी से कहा तक नहीं था, आर्या के टूटने से वो भी टूट पड़ा था। ये वो एहसास थे जो एक दूसरे के लिए दोनों बिना कहे ही महसूस करते थे। एक ऐसा बंधन था दोनों के बीच जो हर उम्र हर बंधनों से परे था। ना जिस्म की चाहत थी, ना उम्र का कोई बंधन रोक सकता था उन्हें। बस था तो अथाह प्रेम, जिसे किसी भी दायरे में बांधा नहीं जा सकता था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। सारी सच्चाई जानने के बाद क्या आर्या अरण्य को माफ़ कर अपने रिश्ते को एक मौका देगी? अविरल के प्रति अब आर्या का व्यवहार कैसा होगा, आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।